न्यूज़ 24 हरियाणा में आपके साथ मैं हूं साक्षी और हमारे साथ आज जुड़ गए इनेलो के नेता अर्जुन सिंह चौटाला। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर मैं पूछूंगी, हरियाणा में किसी विधायक ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि और भी विधायक मेरे साथ इस्तीफा देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहते? देखिए जी, विधायक पद से एक अपनी कहावत है, हमारे क्या करते हैं कि भाई विधायक तो छोड़ो, आदमी अपनी पंची से भी इस्तीफा नहीं देता, कतराता है। विधायक पद से इस्तीफा देने में आधे से ज़्यादा आज के दिन हरियाणा में जो विधायक बने हुए हैं, इनको सबसे बड़ा तो इसी बात का डर है कि अब की बार तुम विधायक बन गए, अगली बार क्या पता भाई तुम्हें वोट मिले ना मिले। लोग डरते हैं इस चीज़ से। विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए भी आपको एक जिगरा चाहिए, आपको हिम्मत चाहिए, आपको दिलेरी चाहिए। और वो बड़ा दुख है इस बात का भी, हरियाणा में ज़्यादातर विधायकों में आज के दिन वो दिलेरी नहीं है। लेकिन कोई और दे ना दे, इस बात का कभी चौधरी अभय सिंह जी को फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने जो चीज़ कही थी, उनके लिए सबसे ज़रूरी बस यही था कि भाई मैं अपनी ज़ुबान पर पक्का रहूँ, मैंने जो कहा है मैं वो करके दिखाऊंगा। बाई इलेक्शन में आप इलेक्शन लड़ेंगे या आपकी फैमिली से कोई नहीं, चौधरी अभय सिंह जी लड़ेंगे। उनका हल्का है, उनके साथी है। और इलाहाबाद में जितना प्रेम चौधरी अभय सिंह जी को मिला है, मेरे को लगता है कहीं पर भी किसी हल्के में किसी विधायक को कभी इतना प्रेम नहीं मिला होगा जितना चौधरी अभय सिंह जी का प्रेम इलाहाबाद की जनता के साथ है। अगर सर वही चुनाव लड़ेंगे तो इस्तीफा देने का फायदा क्या होगा? देखिए, इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण ये था, पहली बात एक सिंबॉलिक लड़ाई है। दूसरी बात, जो किसान मंच पे जो हमारे किसान साथी है, उन्होंने ये कहा कि भाई आप इस आंदोलन के अंदर आए हो तो आप हमें साबित करके दिखाओ कि भाई आप किसी राजनीतिक मुद्दे से नहीं आए। आप ये साबित करके दिखाओ कि भाई आप एक आम किसान, एक आम नागरिक बन के हमारी लड़ाई के लिए लड़ने के लिए आप हमारे बीच आए हो। और वो चीज़ साबित करने के लिए, एक किसान की तरह लड़ने के लिए, इस करके उन्होंने इस्तीफा दिया था। आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इस किसान आंदोलन? देखिए, मैं जितना मेरी कैपेसिटी में हो सकता है मैंने हर तरफ से कोशिश करी है। मैं खुद अपने खेत से अपना ट्रैक्टर, अपना ट्राला कीनू से भर के, कीनू एक फ्रूट होता है हमारे यहाँ जो उगाया जाता है, मैं वो सारा का सारा लेके शाहजहाँपुर बॉर्डर गया था, दिल्ली जयपुर बॉर्डर गया था, वहाँ किसानों को बांटा। वहाँ से आगे मैं मेरे ट्रैक्टर ट्राला लेके पलवल बॉर्डर पे गया था, वहाँ जो साथी उनके लिए राशन लेके गया था। 2 रात मैंने वहाँ बॉर्डर पे लगाई शाहजहाँपुर पे। उसके बाद मैं सिंगू भी गया, सिंगू बॉर्डर पर भी मैंने 2 रात लगाई। हमने पूरा काफिला ट्रैक्टरों का लेकर, हमारे जितने साथी उनको इकट्ठा करके पंचकुला से चले थे। पंचकुला से अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, ये सभी गाँव में से होते हुए भी अपने साथियों को इकट्ठा करके वहाँ पहुँचे थे। तो जहाँ हमसे हो सके हमने वो लड़ाई लड़ने का काम करा है। मैंने खुद सब कुछ त्याग के, मैंने कभी इस लालच से नहीं गया कि भाई मेरे को वहाँ कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, मंच पे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। बिना किसी को बताए मैं बॉर्डर पर भी समय लगा के आया हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें बाद में। सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का पोता हूँ, खुद किसान हूँ। आप बॉर्डर्स पर रुके खुद? मैं शाहजहाँपुर पे 2 रात लगाई थी और सिंगू बॉर्डर पर भी 2 रात लगाई थी। अपोजिशन का कहना है कि ये बिल अच्छा है लेकिन बहकाया जा रहा है अपोजिशन पार्टी की तरफ से। आप एक चीज़ छोड़ो, आप यूँ देखो कि भाई जो किसान आपको ये कहता है कि ये बिल माड़ा है, ये गलत है, वो आपको समझाएगा कि ये गलत क्यों है। तो सेंटर में से कोई मंत्री आके टीवी पे आके, चाहे कहीं पर भी आके, मोदी जी हर हफ्ते मन की बात करते हैं, तो उनको बोलिए कि भाई आप टीवी पे आके ये समझा तो दो कि अच्छा क्यों है। इतना कह देते ये अच्छे हैं, इतना कह देते हैं बेकार हैं, तीसरी तो कभी कोई बात ही नहीं करी। आप विस्तार से समझाइए, 3 पेजेस हैं बिल के, हर बिल 1.5 पेज का बिल है, तो उनको बोलो 1.5 पेज में आप हमें विस्तार में समझाइए तो कि ये अच्छा क्यों है। 10 मिनट मांग रहे हैं, 10 मिनट से ज़्यादा भी नहीं मांग रहे। उनको बोलिए कि 10 मिनट के लिए आप आओ टीवी पे, भाई आपको जनता के बीच में आने की जरूरत नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप आके समझा तो सकते हो अच्छे क्यों हैं। इतना कह देते हैं ये बिल अच्छे हैं, कोई कह के जी समझाओ अच्छे क्यों है, कह देते नहीं 10 आदमियों की कमेटी भेजो उनको समझा देंगे। क्यों, ये जो इतने सारे लोग बैठे, हम पागल हैं? तो हमें समझ में नहीं आएगा कि 10 ही आदमी समझ सकते, बाकी नहीं समझ सकते? तो ये तो बहाना मारते हैं। इनको खुद नहीं पता ये बिल अच्छे क्यों है। इनको पता इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉर्पोरेट घरानों के चक्कर में, कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के चक्कर में इन्होंने ये बिल पास करे हैं। सर आप समझा दीजिए ये बिल काला क्यों है? हाँ जी, तो आप समझा दीजिए ये बिल काला क्यों है? बिल सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला जो कानून है वो ये कहता है कि भाई कोई भी क्या कहते हैं पैन कार्ड होल्डर किसी भी किसान से मंडी के बाहर कहीं पर भी कोई खरीद कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये बिल ये भी कहता है कि अगर पेमेंट के अंदर कहीं पर भी दिक्कत आती है, अगर पेमेंट के अंदर बाई चांस मान लो जो जिस पार्टी ने पेमेंट करनी है अगर वो पार्टी मुकर जाती है, तो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, किसान सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है। आप सबसे पहली चीज़ देखो जी, किसान के लिए एसडीएम के पास जाना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। कोई अगर 1.5 किले का जमींदार है, कोई 2 किले का है, ठीक है, जल्दी से एसडीएम उनको मिलता नहीं। अगर वो कंप्लेन दर्ज भी कर लेता है, उसके पास है 1 महीना उसके ऊपर सोल्यूशन देने के लिए। अगर वो 1 महीना
महीने में सोल्यूशन नहीं देता तो डीसी के पास फिर 1 महीना जाता है सोल्यूशन के लिए। अब सबसे बड़ी चीज़ है जी, जिस आदमी को पेमेंट आज चाहिए वो 2 महीने तो वेट नहीं कर सकता। मेरे घर में किल्लत आज है, मेरे घर में दिक्कत आज है, मेरे को बिल अपने देने हैं, मेरे को बिजली का बिल भरना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, मेरे को अपने घर के अंदर अनाज लेके आना है, मंडी में मैं मेरी फसल उतारूं, वो बिके ना बिके मैं आड़ती से अपनी पेमेंट एडवांस में ले सकता हूं। कितना बड़ा फ़र्क है ये। एक आदमी को इमरजेंसी में अगर पैसे चाहिए तो वो नहीं ले सकता ऐसे। दूसरी चीज़, आपको भी पता है कि अफसर जो है ज़्यादातर सरकार के दबाव में काम करते हैं। अगर वो अफसर सरकार के पक्ष में, यानी जो भी पेई है जिसने पेमेंट करनी है, अगर उसके पक्ष में वो ऑर्डर देता है, फिर किसान कहाँ जाएगा? कोर्ट तो नहीं है, कोर्ट होता है जो न्याय देता है। उसके बाद ये बिल कहता है अगर यहाँ से आपको नहीं मिलता तो आप हायर कोर्ट में जाओ। आपको भी पता है एक हाई कोर्ट की जो वकील है उसकी क्या फीस होती है। जिस किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है वो क्या 2 साल तक वो केस लड़ता रहेगा? कितना फाइनेंशियली आप कितना बर्डन कर रहे हो उस इंसान को, तो ये चीज़ नुकसान की है। दूसरी चीज़, ये कानून ये कहता है कि मंडी में जो फसल बिकेगी उस पर टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर जो फसल बिकेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ऑटोमेटिकली यानी आप मंडी को ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। और जहाँ टैक्स लग रहा था उस पर टैक्स का सरकार को फ़ायदा आता है। उस टैक्स की भर्ती करने के लिए सरकार और जगहों से अब टैक्स हम पे लागू कर रही है। तो जो पहले से सरकार की आमदनी थी, सरकार ने खुद अपनी आमदनी काटी है और वही टैक्स बाद में पब्लिक वेलफेयर में खर्च होता है। APMC कानून के तहत जितने भी गाँव मंडी से जुड़ते हैं उनकी जो सड़कें हैं वो APMC मार्केट कमेटी बनाती है। अब जब मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी के पास पैसे नहीं आएंगे तो डेवलपमेंट के भी काम रुकते हैं। सबसे पहले कानून का ये नुकसान है। दूसरा कानून जो ये कहता है कि भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे खेती करी जा सकती है। आप ये एक चीज़ देखिए, कोई भी जब होता है, इंश्योरेंस भी जब हम देते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? प्लीज़ रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हर किसान टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ सकता, हर किसान वो फाइन प्रिंट नहीं पढ़ता कई बार। अगर आप किसी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो तो आपको उसी कंपनी से बीज खरीदना पड़ेगा, आपको उसी कंपनी को उन्हीं के दिए हुए रेट पे बेचना पड़ेगा। मान लो अब खेती एक ऐसी चीज़ है, भाई मेरी फसल क्या पता 10 दिन बाद तैयार हो, मेरी फसल क्या पता 10 दिन पहले तैयार हो, या क्या पता मेरी फसल ख़राब ही हो जाए। अगर ख़राब हो जाती है तो ना तो मेरे को कंपनी से कुछ मिलेगा, ऊपर से कंपनियाँ, आप एक एग्जांपल देता हूँ, मोंटेसारो बीज कंपनी है, जिस तरह से अमेरिका में ऑपरेट करती है वो इंडिया में भी ऑपरेट करती है। तो ये कंपनी क्या करती है कि जब भी कोई किसान अपनी फसल टाइम पे नहीं दे पाता तो अगली जो फसल आनी होती है उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है। तो यानी ये फसल के तो किसान को दाम मिले नहीं, अगली जो फसल आएगी उसके भी दाम नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी क्या करेगी, ऐसे ही कंपनियां करती हैं कि भी कंपनियां क्या करेगी, पहले साल आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, अगले साल बीज का जो रेट है वो बीज का रेट बढ़ा देगी, उसके अगले साल बीज का रेट और बढ़ा देगी, तीसरे साल आपको कह देगी आपकी फसल अच्छी नहीं है, हम आपको रेट कम देंगे। अब दिक्कत यह है कि किसान को अगर कंपनी से रेट अच्छा नहीं मिल रहा तो वो कहीं और भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रेक करता है तो इसके अंदर गिल्टी पार्टी कौन होगी? किसान को गिल्टी पार्टी माना जाएगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी किसान को दबाया जाता है। बड़ी कंपनियों के पास लाखों करोड़ रुपए हैं खर्च करने के लिए कोर्ट में, किसान के पास कहाँ है लाखों करोड़ों? बात वही घूम फिर के आ जाती है। और क्योंकि पहला एक्ट क्या कहता है? पहला एक्ट कहता है कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज करता है कंपनी में, कॉन्ट्रैक्ट में, तो किसान कहाँ जाएगा? ये दूसरी दिक्कत आती है किसान। तीसरा कानून ये कहता है कि भंडारे, जो तिल के, आलू के, प्याज के तेल के भंडारे होते थे इंडिया के अंदर, इलीगल कर दिए गए थे। क्योंकि बड़े उद्योगपति क्या करते थे भाई, उनका भंडारा करके कोल्ड स्टोरेज में रख के बाद में अपने पास रख के, जब उनका रेट ऊंचा जाता था ऊंचे दामों पे उनको बेचने का काम करते थे। अब वही बात घूम फिर के आ जाती है, 1.5 किले का जो किसान है, 2 किले का किसान है, उसके पास कहाँ है इतने पैसे के भी वो अपना खुद का कोल्ड स्टोर बना ले। तो वही बात आ जाती है कि भाई ये जो कानून है ये दोबारा बड़े जो घराने हैं उनको फ़ायदा देते हैं। आपने कोल्ड स्टोर सुनेंगे, अदानी के कोल्ड स्टोर आपको पता है, रिलायंस के कोल्ड स्टोर, रिलायंस फ्रेश के कोल्ड स्टोर आपको पता है। आप मेरे को बता दो कोई भी 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 5 एकड़ का कोई भी किसान जिसके खुद के कोल्ड स्टोर हो, कोई भी मंडी बता दो इस प्रदेश के अंदर भी, भारत देश के अंदर भी, जहाँ पर आम किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दी हो। आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा बहुत जगहों पे कि भी फसल क्या कहते हैं गोडाउन में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। कहाँ पर वो ख़राब होती है? सरकारी गोदामों में। सरकार तो किसानों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती नहीं। अब सरकार कह रही है कि भी हम तो करते नहीं थे प्रोवाइड, अब हम आगे भी नहीं करेंगे, अब तुम खुद करो। तो ये फिर से ऐसे कानून है जो किसान को आर्थिक तौर पे कमज़ोर करने का काम करते हैं। सर, आपने बताया कि ये बिल काले क्यों है, लेकिन कहा जा रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म है वो काफ़ी सालों से चली आ रही है, बस अब इसको नाम दिया जाए, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के।
बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए कणक पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सरकार कह रही है वो इसलिए कह रही है क्योंकि भी कई ऐसे फसलें हैं जो एपीएमसी के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो तो ये है कि डायरेक्ट जो सेलर है डायरेक्ट उसको बेच रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या होता है, आप बाउंड हो जाते हो। आज अगर मेरा मान लो, अगर मैं मैकडॉनल्ड्स को आलू बेच रहा हूँ, मैं कल को कहता हूँ यार मेरे को अच्छा रेट नहीं मिल रहा, मैं सब्जी मंडी में बेच रहा था, मैं जा तो सकता हूँ ना। पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, अगर आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, तब आप फंस गए उसके अंदर, आप नहीं भी चेंज कर सकते। अब अगर कंपनी कहती है आपको कम दाम देना चाहेंगे, भाई ये क्वालिटी हमें ये नहीं पसंद, हम इससे आपको कम दाम देंगे, मैं कहाँ जाऊँगा। बात वो नहीं है, बात ये है कि आपने इन कंपनियों को विदाउट एनी ओवरसाइट आपने इनको फ्री मार्केट दे दी कि भाई आप जैसे मर्जी ऑपरेट करें। आपको एक उदाहरण देता हूँ भाई, एक सेकंड, सॉरी, बट फ्री मार्केट आपको नहीं लगता अच्छा है कि ठीक है अब कहीं भी किसान जाके बेचे? फ्री मार्केट अच्छा है, फ्री मार्केट विदाउट एनी गवर्नमेंट ओवरसाइट, इट इज़ वेरी लीथल। आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम भारत देश के नागरिक हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ। मैं अगर कमाता हूँ, मेरी मर्जी है कि मैं साइकिल चलाऊँ, मैं गाड़ी चलाऊँ, मैं बस चलाऊँ, मैं ट्रैक्टर चलाऊँ, मेरी मर्जी है। लेकिन जब मैं सड़क पे उसको लेके जाता हूँ, ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। ये कानून ऐसे हैं, ये कानून ने छूट तो सबको दे दी भी, जिसने जो करना है करो, लेकिन इस कानून ने कहीं पर भी रूल्स डिफाइन नहीं करे कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। आपको गवर्नमेंट ओवरसाइट हर सेक्टर में चाहिए। आप एक चीज़ देखिए, फ्री मार्केट के हिसाब से तो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग गलत नहीं है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर रेगुलेशन ज़रूरी है क्योंकि फिर उसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो वही सेम चीज़ इस फ्री मार्केट का है। बात फ्री मार्केट की दिक्कत नहीं है, बात यह है कि गवर्नमेंट ओवरसाइट नहीं है। किसान ने जब शुरू में ये आंदोलन शुरू करा था, किसान ने बड़े खुल करके एक बात कही थी कि हमें एमएसपी पे गारंटी दो। कल को आप कह दो भाई ये फ्री मार्केट है और हमें अगर रेट नहीं मिल रहा, हमें कीमत नहीं मिल रही, हम जाएंगे कहाँ? ट्वीट भी किया था एमएसपी कहीं नहीं जा रही। मोदी जी कह रहे हैं रिटर्न में देने में दिक्कत क्या है उनको? आपको भी पता है, आप एक चीज़ बताइए, कोर्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट को मानती है या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को मानती है? कल को कोई लीगल डिस्प्यूट अराइज करता है, आप कोर्ट में जाके ये थोड़ी बोलोगे पर जी उसने कहा था मेरे को इतने देगा। आप कोर्ट भी बोलेगी ना कि एविडेंस लाओ, मेरे को रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ला के दो, मेरे को बताओ कि चीज़ क्या है। अगर कानून एग्जिस्ट करता ही नहीं है और कल को सरकार कह देती है भाई इस साल हम एमएसपी नहीं लाएंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? बात तो वही आ जाती है घूम फिर के। हम ये नहीं कह रहे, हम सबसे बड़ी चीज़ आपको ये सोचने वाली है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सरकार चाहती है कि सही में कोई कानून लेके आए, तो किसान संगठनों से बात करो, वो आपको समझाएंगे सही क्या है गलत क्या है। और किसानों ने बड़े खुल करके एक चीज़ कही है कि भाई हमें एमएसपी पे गारंटी चाहिए। आपको अगर एक सही कदम उठाना है, अगर आप चाहते हो कि भाई लोगों का विश्वास बने, तो एमएसपी पे गारंटी देने में, आपको रिटर्न में गारंटी देने में दिक्कत क्या है? आप वर्बली दे सकते हैं, तो भाई सेशन के अंदर एक दे दो, इतना ही तो कह रहे हैं। सर, आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा है ये बिल बहुत अच्छे हैं, इससे फार्मर्स की जो इनकम है उसमें रेज होगा। कैसे? बात वही आ जाती है, बात आपको पता है कैसे? वो चीफ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बिल पढ़े होंगे तभी कहा। उन्होंने बिल तो पढ़े होंगे, पर चीफ इकोनॉमिस्ट को लगाता कौन है पोस्ट पे? गवर्नमेंट लगाती है। चीफ इकोनॉमिस्ट वही बोलेगा जो गवर्नमेंट बोलेगी। मैं यही नहीं कह रहा, मैं इतना करूँ, आपको पता है ये बिल अच्छे कैसे हैं? पता है, बट यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ। वही बात आ जाती है, आम आदमी को इस चीज़ का आज के दिन ये कोई बता ही नहीं रहा कि ये बिल अच्छे कैसे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आती है, चीफ इकोनॉमिस्ट ये तो कह रहे हैं कि भी बिल अच्छे हैं, पर आप ये बताओ बिना गवर्नमेंट ओवरसाइट के कोई भी गवर्नमेंट कोई भी ये गारंटी दे सकता है क्या कि ये बिल जेन्युइनली आपको फ़ायदा करेंगे? गवर्नमेंट ओवरसाइट किसी भी सेक्टर में, कोई भी इंडिया में, चीफ इकोनॉमिस्ट जी से पूछ लेना, कोई भी सेक्टर इंडिया में या दुनिया में बिना गवर्नमेंट ओवरसाइट के जब भी चलता है वो सेक्टर हमेशा कोलैप्स होता ही होता है। गवर्नमेंट ओवरसाइट का पर्पज़ ही ये है कि ये गारंटी होती है कि भाई फ्री मार्केट के अंदर फेयर एंड बढ़िया डील चलेंगी। फ्री मार्केट की हम बात करते हैं, बहुत से देशों के अंदर आपने स्वेट शॉप सुनी होंगी, या फिर चाहे आप ये बात कर लीजिए भाई जो प्लांटेशंस होते हैं, कितनी बार हम सुनते हैं भाई प्लांटेशंस पे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करा जाता है, तो वो भी तो एक फ्री मार्केट है विदाउट गवर्नमेंट ओवरसाइट। प्लांटेशन का जो सिस्टम है वो इकॉनमी के लिए अच्छा होगा पर आम आदमी के लिए गलत हो जाता है। जो आदमी, जो किसान जो यहाँ से अपने घर से भर के फसल लेके जाता है मंडी तक, एक बार उससे तो पूछो, चीफ इकोनॉमिस्ट को पता होगा, वो कागज़ पे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो किसान 6 महीने उस फसल को उगा रहा है, जो किसान उस फसल को उगा के उसको काट के उसको मंडी तक लेके जा रहा है, एक बार उससे तो पूछो कि भाई ये माड़े कैसे हैं, वो ही आपको बता देगा। दीजिए हमारा तो नाश कर दिया इन 3 कानूनों ने। सर, राकेश टिकैत बहुत महापंचायत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं,
महासभा कर रहे हैं, वो अपना क्या राजनीतिक एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्चुअली कैसे देखते हो आप राकेश टिकैत इस पूरे? देखिए, राकेश टिकैत जी ने जो उनको किसानों ने आदेश दिया उन्होंने उसका पालन करा है। राकेश टिकैत जी कोई राजनीति नहीं कर रहे। आप एक चीज़ बताइए, आज अगर आप एक जगह किसानों को इकट्ठा करके एक रेजोल्यूशन ले रहे हैं, आप एक चीज़ बताइए, धरना प्रदर्शन या कोई भी करना, ये एक हमारा संवैधानिक राइट है, ये हमारा हक बनता है कि भाई हम प्रोटेस्ट करें। लेकिन ये गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको दिल्ली नहीं जाने देते, कभी उनको खालिस्तानी कह देते हैं, कभी उनको टेररिस्ट कह देते हैं। आप एक चीज़ बताइए, आपने बॉर्डर पर कवर करा होगा, कितने टेररिस्ट दिखे आपको बंदूकों के साथ वहाँ पर? तो गवर्नमेंट तो उनको गलत लेबल करती है। ऐसे ही राकेश टिकैत जी को भी गलत लेबल करना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया, जहाँ पर आंदोलन को एक ज़रूरत थी, उन्होंने एक चेहरा बन के इस आंदोलन को दोबारा उठाने का काम करा। राजनाथ सिंह ने लेकिन कहा था कि हमारे किसान भाइयों को हम खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं कहते, उन्होंने आगे आकर ये बात कही। हाँ जी, राजनाथ सिंह ने कहा था आगे कि हमारे भाइयों को कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं कह रहा। नरेंद्र मोदी जी ने खुद पार्लियामेंट में बोला कि भाई ये तो सिर्फ आंदोलनजीवी है, बदनाम तो प्रधानमंत्री ने सबके सामने करा, आपने भी सुना होगा। तो राजनाथ जी ने अगर नहीं कहा तो क्या हुआ? उनकी पार्टी तो बड़े खुल करके कहते हैं। कंगना रनौत जी के ट्वीट देख लो, दिन रात टेररिस्ट ही कहती है किसानों को। उनसे पूछो, आपको पता भी है किसान करता क्या है, मेहनत कितनी करता है? जिस इंसान को अकल नहीं, जिस इंसान को पता नहीं, वो इंसान आके पब्लिक के अंदर आके किसानों को टेररिस्ट कह देता है। राजनाथ सिंह जी ने नहीं कहा तो क्या हुआ? इनकी पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी किसानों को बदनाम करने के लिए। सर, 26 जनवरी की घटना को कैसे देखते हैं आप? 26 जनवरी की जो घटना हुई उस पर आपका क्या कहना? आप एक चीज़ सोचो, बॉर्डर से लेके लाल किले तक कितना डिस्टेंस है? कम से कम 26 किलोमीटर। किसान गलत रूट पर चढ़ गए और 26 किलोमीटर तक गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि किसान गलत रूट पर चढ़ रहे हैं। मैं खुद वहाँ पर था जहाँ पर सरकार नहीं चाहती थी किसान आए, वहाँ पर बैरिकेडिंग आपने भी देखोगे किस लेवल की लगाई है। तो ये मेरे को बताओ, बॉर्डर से लेके क्या कहते हैं जो लाल किला है वहाँ तक का रास्ता सारा खाली कैसे था? वहाँ तक का सारा रास्ता खाली, कोई पुलिस नहीं। लाल किले पे पुलिस कितनी पोस्टेड थी आपको पता है? हज़ारों भी नहीं, 100 की मात्रा में। और दूसरी बात, जो किसान वहाँ पर गए हैं, जो रूट पुलिस ने उनको दिया है, जिस तरह से उन्होंने ट्रैफिक का डायरेक्शन का जो फ्लो बताया है, उस तरीके से किसान सारे गए हैं। किसान जो वहाँ पर थे उन्होंने खुद बोले कि जी हमें पुलिस ने डायरेक्ट इस दिशा में करे, हम क्या करें? एक इस लाल किले को इंसिडेंट को हटा दो, वहाँ पर भी कुछ किसान थे, बाकी कहीं पर भी कोई घटना हुई, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा हुआ? 3 महीने से किसान क्या कहते हैं धरने पर बॉर्डरों पे बैठे हैं। कभी आपको बॉर्डर पे सुनने में आया है कि कोई मारपीट हो या कोई ऐसी घटना हुई हो, कोई चोरी, कुछ भी ऐसा? इतने लाखों लोग एक जगह बिना किसी ओवरसाइट के, बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन, बिना किसी चीज़ के इतनी शांति से बैठे हैं, तो उनको क्यों उनके दिमाग में आएगी कि भाई हमने लाल किले पर ऐसे करना है? ये भी उन किसानों को वहाँ तक गाइड किया गया था। दीप सिद्धू जैसे लोगों ने, जो खुद बीजेपी के आदमी हैं, वो किसानों के अंदर गए और आगे आगे जो ट्रैक्टर है वो आगे लेकर गए हैं वहाँ तक, और खुद उसके बाद वहाँ से भाग गए। ये किसानों को बदनाम करने के लिए एक पूरी तरह से साजिश करी गई थी। लेकिन किसान मजबूत है। जहाँ पर कुछ किसानों ने या कुछ लोगों ने भाई लाल किले पर जाके जो घटना हुई है वो गलत हुई है, उस तरफ लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण सारा करा है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। हर न्यूज़ चैनल सर्वे करता है, आप भी सर्वे करते होंगे। आप जब सर्वे करते हो, एक गांव में से कितने लोगों से बात करते होंगे? लाखों के सर्वे के लिए भी हम लगभग कुछ 100 लोगों से बात करते हैं, करेक्ट? तो आज करोड़ों की संख्या को लाखों किसान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर्वे के हिसाब से भी अगर आप मानो तो क्या ये बिल्कुल सही नहीं है जो किसान वहाँ बैठे हैं? यानी वो जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई हमारा देश के किसान क्या चाहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये सोचने वाली बात है। ये कह देते हैं कि भाई कुछ हज़ारों किसान बैठे हैं, हज़ारों नहीं लाखों बैठे हैं, और वो लाखों किसान लाखों परिवारों से, हर परिवार से एक लड़का गया है। आज आप किसी गांव में चले जाओ हरियाणा में, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से कम 10 युवा या 20 युवा आज के दिन बॉर्डर पर ना बैठे हो। तो वो एक रिफ्लेक्शन है जो गांव के लोग, जो किसान हैं, जो चाहते हैं। गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना कि भाई हमें ये करना है वो करना है। गवर्नमेंट का सबसे पहला काम होता है, डेमोक्रेसी का सबसे पहले काम होता है कि भाई जो लोग चाहते हैं हमें उस हिसाब से बनाने हैं। जो कानून हम चाहते हैं वो बनने चाहिए, ना कि जो कानून मोदी जी चाहते हैं, ना कि जो कानून IMF चाहता है। हर देश का, हर डेमोक्रेसी का मूल जो है वो यही है कि भाई जो कानून बनते हैं वो लोगों के हित के हिसाब से बनते हैं।